गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक। हमारा कक्षा 7 के अंतर्गत जंतुओं और पादपों में परिवहन चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत पेज नंबर 131 पर हम आज हृदय के बारे में अब पढ़ेंगे। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों में परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय क्या काम करता है? पंप के रूप में काम करता है और निरंतर धड़कता रहता है, यानी कि चलता रहता है, पंप करता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर दें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। अभी चित्र में देखेंगे अपन। देखिए चित्र में निचला हिस्सा थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ है। यह हृदय है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़ करके मुट्ठी बना लीजिए और आपके हृदय का माप यानी साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति पर न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए हैं। देखिए ये चित्र है, इधर देखेंगे अपन। दाईं ओर देखते हैं पहले। महाधमनी धमनी है, फुसफुस धमनी है, फुसफुस शिरा है, बाया आलिंद है और बाया निलय है। इसी प्रकार से महशिरा है, दायां आलिंद है, कक्षों के बीच के विभाजन दीवार है और दायां निलय है। आपको एक प्रश्न बता दूं, हृदय की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। प्रश्न मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी हुई होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाला लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर के हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। यह आपके चित्र में दिखाया गया है। स्टेथोस्कोप, जिसमें एक ट्यूब होती है, एक शितिका होती है और एक आगे चेस्ट पीस होता है, जिसको वो पहले तो दोनों अपने कानों पे लगाएगा और फिर आपके चेस्ट के ऊपर रखेगा। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के
एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिससे एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस श्रोतिकाएँ लगे होते हैं। ईयरपीस को बोलते हैं श्रोतिकाएँ, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े हुए थे। चिकित्सक स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रख कर के श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप को मॉडल बनाना सीखें। 6 से 7 सेमी व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेमी से लंबी को कस करके लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान करके लगाइए। रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली से मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वृक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंद की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों को विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंद तथा नाड़ी स्पंद पल्स पर दर 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंद और नाड़ी स्पंद पर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंद धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों को लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थ के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम्स हार्वे ने नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह सामान्य मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपवास किया गया। उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार की जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वासन से के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उन उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। यह व्यवस्था रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहती है। ये किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था वक्र यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों
दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए या हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में हो जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली में के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी हुई होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। दूसरा शिला खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वक्र मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप में उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बुजुर्गों ने देखा गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेष करके उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस करके पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्र काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वक्र के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को एपोहेन या डायलिसिस कहते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं और सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध-घन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक को अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को स्पंदित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के भाग जो भोजन नहीं बना पाते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त होता है? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों या जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम,
होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोमों द्वारा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहक उत्तक होते हैं उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र हमारे पादप जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाता है। यह कार्य एक संवहक उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषा कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। हमें एक क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल छाछ की पौधा की टहनी, उदाहरण के लिए बाल्सम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, अगले दिन इसका अवलोकन करें कि छाछ के पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है। टहनी की अनुप्रस्थ काटिए और उसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 8 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रा से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। प्रमुख शब्द देखेंगे आप इसमें। धमनी, रक्तवाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस, अपवहन जिसे भी कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंद, गुर्दा, फ्लोएम, पोषवाहिनी, प्लेज्मा, पटिकाणु, नाड़ी, स्पंद, लात, रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप, पसीना, स्वेद, उत्तक, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम और दारू। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अध्याय समाप्त हुआ। आपको इसके सभी इस अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी विज्ञान की कॉपी के अंतर्गत करने हैं। 13 प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 4 से 13 तक करना अनिवार्य है। इसे आप अपने विज्ञान के रजिस्टर या कॉपी के अंतर्गत कर दें और जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो सप्ताह में किसी भी दिन आकर के आप इसे विद्यालय में चेक करा लें। आपको होमवर्क करना अति आवश्यक है। इसी कार्य के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और विशेष करके बोर्ड की क्लासों में शतरंग भी इसी के आधार पर जाएंगे। इसलिए कोई कोताही न बरतें, होमवर्क अवश्य करें। यदि आपने किताबें कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो ले लें। आप इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया उन्हीं के आधार पर करें। आप अपने पासबुक या किताब की सहायता या किसी अन्य नोट्स की सहायता से भी कर सकते हैं। कल हम नया अध्याय पढ़ेंगे, पादप में जनन। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।